तो अब जो भी लेक्चर जो मैं बनाऊंगा उस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ही टॉपिक होगा। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर में एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक है खत्म हो जाएगा, एंड देन एक लेक्चर में एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक क्या है आज का लेक्चर का। तो वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन क्या क्या है? टेम्परेचर, लेंथ है, एरिया है, डायमीटर है, एडीसी है, डज नॉट चेंज, देन करंट फ्लो इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कि जिसमें चार्ज फ्लो करेगा उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूं, एक बैटरी से। ये क्या है? बैटरी है, और इस बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखिए बैटरी में जो ये बड़ा वाला जो प्लेट दिख रहा है, एक्चुअली इसको पॉजिटिव प्लेट्स बोलते हैं और इसको छोटा वाला को नेगेटिव। यानी पॉजिटिव प्लेट को हम लोग हायर पोटेंशियल भी कहते हैं, हायर पोटेंशियल, एंड जो ये वाला छोटा वाला जो है प्लेट, इसको लोअर पोटेंशियल भी कहते हैं, लोअर पोटेंशियल। अब देखिए ना यहाँ पे प्लेट्स जो है हायर है, लोअर पोटेंशियल है, तो ये दोनों के बीच का यानी कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो कितना है? V है। ये V क्या है? इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि हायर और लोअर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है। क्लियर? अब देखिए अगर ये बैटरी के ये टर्मिनल से एक वायर को जोड़कर कंडक्टर के इस एंड से, मान लीजिए एंड क्या है? ए है, ए एंड से जोड़ दिया गया, यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है बैटरी का, इसी टर्मिनल से कंडक्टर को इस एंड को जोड़ा गया, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे पोटेंशियल वही मिलेगा। यानी कि ये जो एंड है कंडक्टर का, ये क्या होगा? हायर पोटेंशियल होगा। क्यों हायर पोटेंशियल होगा? क्योंकि इस बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है यानी कि हायर पोटेंशियल है, उसी से ये वाला एंड कनेक्ट है। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा। सिमिलरली ये नेगेटिव बैटरी का जो टर्मिनल है उससे कनेक्ट है कंडक्टर का बी एंड, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे यही पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है तो यहाँ पे क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे हायर और लोअर पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस कितना है? V है। अब इस कंडक्टर के पास भी हायर लोअर पोटेंशियल आ गया, तो यहाँ भी कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कितना होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो हायर और लोअर पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था? V था, और यही हायर पोटेंशियल यहाँ पे है, यही लोअर पोटेंशियल यहाँ पे है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना होगा? V होगा। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना होगा? V होगा। समझ गए यहाँ पे? करंट जो होता है, जो करंट का जो फ्लो होता है यानी करंट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। यानी कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो याद रखिए हायर है, लोअर है, तो करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन होगा हायर से लोअर होगा। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। तो मान लीजिए कि इस सर्किट में यानी कि करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। तो इस कंडक्टर से भी कितना करंट फ्लो करेगा? आई। इस कंडक्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। मान लीजिए इस कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन क्या है? कांस्टेंट है। फिजिकल कंडीशन क्या है? कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या है कि इस कंडक्टर का ना लेंथ चेंज हो रहा है, ना एरिया चेंज कर रहा है, ना डायमीटर चेंज कर रहा है, और ना ही टेम्परेचर चेंज कर रहा है, यानी कि कुछ भी चेंज इसका नहीं कर रहा है, सब कांस्टेंट है। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है।
तब ओम्स लॉ क्या करता है कि ओम्स लॉ कहता है कि अगर कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करता, इट मींस कांस्टेंट रहता है, तो उसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला है उसका, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि I जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यही स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का। और ये कब वैलिड है? जब कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगा तब, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ते हैं तो एक न्यू कांस्टेंट आता है जिसका नाम है R, वेयर R क्या है? कांस्टेंट है, बट इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ओम्स लॉ शायद आप लोग को समझ में आ गया। तब आगे बढ़ते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस जो है ये क्या, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ चुके हैं, अब रेजिस्टेंस में नया टर्म आया है, अब इस रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? V इक्वल टू आर आई। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। इसको और ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, V इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V, I नीचे चला जाएगा I। यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V की जगह पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस सिंपली होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है इज ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ओम होता है, और इसको इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, सिंबल लिखेगा ऐसे। यानी कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है, और इस ओम लेटर को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? ओम से। जैसे फॉर एग्जांपल कि R इक्वल टू 10, तो किसी ने लिखा इस तरह से, सही है, तो किसी ने लिखा ऐसे, यानी कि R इक्वल टू 10 ओम। अगर इस तरह से जहां भी दिखे तो समझ जाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 100 ऐसे दिया हुआ है, एक्चुअली क्या है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कैसे पकड़ें? इस सिंबल से, क्योंकि सिंबल किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का। समझ गए? यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है जो कि करंट को अपोज करता है। तो R इक्वल टू क्या होता है? V बाय I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्लियर? अब हम लोग आगे बात करेंगे फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो होता है इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड वन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, थर्ड वन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, एंड देन लास्ट वन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन फैक्टर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मान लीजिए एक कंडक्टर है
और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है, और इसके पास रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो रेजिस्टेंस ऑफ जो कंडक्टर जो होता है एक्चुअली लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। कहने का मतलब है कि अगर लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा, अगर लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसका लेंथ मान लीजिए L1 100 सेंटीमीटर है एंड देन इसका जो डायमीटर है 20 मिलीमीटर है। एक और वायर है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इसका भी 20 मिलीमीटर है, इसका भी डायमीटर 20 मिलीमीटर। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस जो है मान लीजिए R1 है और इसके पास जो रेजिस्टेंस है R2 है। हमने दो वायर माना, एक का लेंथ 100 सेंटीमीटर, एक का लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक का डायमीटर 20 मिलीमीटर, दूसरे का भी 20 मिलीमीटर। जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर था उसका रेजिस्टेंस R1 माना, जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर था उसका रेजिस्टेंस R2 माना। क्लियर? यहां पे एक चीज पता चल रहा है कि दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है बट दोनों का मोटापा सेम है, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है इसलिए दोनों का मोटापा यानी कि कोई पतला मोटा नहीं है, दोनों बराबर मोटा है। क्लियर? अब यहां पे बताना है कि R1 ज्यादा होगा कि R2 ज्यादा होगा। तो R1 ज्यादा होगा R2 ज्यादा होगा तो हम किस बेसिस पे बताएंगे, लेंथ के बेसिस पे बताएंगे। यहाँ पे देखिए लेंथ जो है इसका 100 सेंटीमीटर है, इसका 20 सेंटीमीटर। तो हमने बोला कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आप यहाँ पे बताइए L1 ज्यादा है कि L2 ज्यादा है? आपको 100 सेंटीमीटर है ये 20 सेंटीमीटर, तो L1 ज्यादा होगा। यहाँ पे L1 इज ग्रेटर देन L2 है। तो इस कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि R1 ज्यादा होगा R2 के कंपेरिजन में। यानी कि सिंपल किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर का, यानी कि कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट था क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चलिए देखते हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया पे किस तरह से डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये वाला जो पोर्शन है यही पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन के पास जो एरिया है वो एरिया मान लीजिए क्या है, ए है। यानी कि जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है यही सर्कुलर पोर्शन का जो एरिया होगा वही क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। यहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ए होगा। तो मान लीजिए इस कंडक्टर के पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, और इसके पास जो रेजिस्टेंस है, इस कंडक्टर के पास जो रेजिस्टेंस है R है। तो कहता है कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो R है ये R इस एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली का मतलब ही होता है कि एक ज्यादा तो दूसरा कम, ये कम तो ये ज्यादा। क्लियर? इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मान लीजिए एक वायर है या बोलिए कंडक्टर है। इस कंडक्टर का ये जो क्रॉस सेक्शन जो है मान लीजिए A1 है और इसके पास जो रेजिस्टेंस है R1 है। एक और कंडक्टर लेते हैं
इसका क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A2 और इसके पास रेजिस्टेंस जो है R2 है। हमने दो कंडक्टर को कंसीडर किया, एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन A1 है और दूसरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। फर्स्ट का रेजिस्टेंस कितना है R1 और सेकेंड का रेजिस्टेंस कितना है R2। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन दोनों कंडक्टर में से किसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया किसके पास ज्यादा है। तो बताइए ये ज्यादा है कि नहीं इसके कंपैरिजन में, यानी कि A1 जो है A2 से ज्यादा है, A1 जो है A2 से ज्यादा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पे देखिए A1 ज्यादा है तो R1 क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे A1 ज्यादा है तो R1 क्या होगा, कम होगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे बताइए A1 ज्यादा है तो A1 के कारण ये क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि R1 इज लेस देन R2। क्योंकि ये ज्यादा है तो रेजिस्टेंस तो कम होगा ही ना, क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। क्लियर हुआ अच्छे से, गुड। अच्छा इसपे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, इस पे एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में। चलिए उसको क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, आप लोग ऐसा ही उसको बना देंगे। देखिए कहा है जैसे थिक वायर है एक और एक थीन वायर है। अब थिक वायर और थीन वायर में क्या डिफरेंस है, थिक वायर यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, थीन वायर यानी कि क्रॉस सेक्शन कम होगा। यानी कि थिक वायर यानी मोटा वायर, थीन वायर मतलब पतला वायर। तो देखिए दो वायर बनाते हैं, ये वायर है थीन, ये वायर है थिक, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन कम है। यानी कि जो मोटा होगा थिक होगा, जो पतला होगा थीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि थिक वायर का या थीन वायर में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हमें बताना है कि थिक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि थीन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं। अभी थिक वायर का क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A1, इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A2, इसके पास जो रेजिस्टेंस है R1, इसके पास जो रेजिस्टेंस है R2। अब बताइए A1 ज्यादा कि A2 ज्यादा। ऑफ कोर्स A1 इज ग्रेटर देन A2। अगर A1 ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। देयरफॉर R1 क्या होगा, R2 से कम होगा। यानी कि थिक वायर के पास रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है, थिन वायर के पास रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बोल सकते हैं देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर is less than the resistance of thin wire। यानी कि थिक वायर का रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है और थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि थिक वायर का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, थिन वायर का क्रॉस सेक्शन कम होता है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा रेजिस्टेंस कम, जिसका क्रॉस सेक्शन कम रेजिस्टेंस ज्यादा। अब इसी में क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से कि हमारे पास दो वायर है, एक थिक वायर है और एक थीन वायर है। अब आपको बताना है कि इन दोनों वायर में से करंट किस में इजिली पास करेगा। हमारे पास दो वायर है, एक थिक वायर है और एक थीन वायर है। बताना है कि दोनों वायर में से किस में करंट इजिली पास करेगा, किस में इजिली पास करेगा। तो चलिए आपको बताता हूं। तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है, IR। V इक्वल टू IR होता है, गुड। तो यहां से I इक्वल टू V बाई R कर सकते हैं ना, R को मैं इधर ले जा सकता हूं। अब यहां पे देखिए ध्यान से, R नीचे है, इसका मतलब I जो है R पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि I जो होता है करंट, I जो होता है रेजिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा।
मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा अपोज होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट कम अपोज होगा। इट मीन्स अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। अब यहां पे मैं आपको बोलूं कि थिक वायर और थिन वायर, थिक वायर है और ये थिन वायर है, और इन दोनों वायर में से बताना है कि करंट किसमें इजीली पास करेगा। तो आपको अगर बताना है कि थिक और थिन वायर में किसमें इजीली पास करेगा, तो पहले आप डिसाइड करें कि इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। तो अभी हमने देखा कि थिक वायर के पास जो रेजिस्टेंस जो था वो क्या था, कम था, और थिन वायर के पास रेजिस्टेंस ज्यादा था। तो मान लीजिए इसके पास रेजिस्टेंस R1 है, इसके पास रेजिस्टेंस R2 है। तो थिक वायर के पास जो रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है थिन वायर कंपैरिजन में, यानी कि थिक वायर के पास अगर रेजिस्टेंस कम है, थिक वायर के पास रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो इस थिक वायर के पास रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट इजीली पास करेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट आसानी से नहीं पास करेगा, ज्यादा अपोज करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट को कम अपोज करेगा, और कम अपोज करेगा तो आसानी से पास करेगा। अब यहाँ पे थिक वायर में रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे अपोजिशन कम होगा करंट का, और कम अपोज होगा तो आसानी से पास करेगा। थिन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें करंट को ज्यादा अपोज करेगा, तो करंट को जाने में थोड़ा सा परेशानी होगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थिक वायर और थिन वायर में करंट किसमें इजीली पास करेगा, तो आप बताएंगे थिक वायर में। क्यों? क्योंकि थिक वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट को कम अपोज करेगा, इसलिए आसानी से पास करेगा। थिन वायर में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा पास करना? क्योंकि थिन वायर के पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को ज्यादा अपोज करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या था थर्ड नंबर में? थर्ड में था मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर है और दोनों डिफरेंट मटेरियल का है। हमारे पास दो कंडक्टर है और दोनों डिफरेंट मटेरियल का है, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा, यही हमको इसमें देखना है। तो हम लोग क्या बताएं रेजिस्टेंस के बारे में, क्या पढ़ें कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है। तो अगर कंडक्टर होगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, अगर डिफरेंट कंडक्टर होगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, तो डिफरेंट रेजिस्टेंस भी होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर है, और प्रॉपर्टी से अलग होगा तो रेजिस्टेंस भी अलग होगा, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट अगर कंडक्टर है तो डिफरेंट रेजिस्टेंस भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर वायर ले लेता हूं, कॉपर, और दूसरा निक्रोम ले लेता हूं, दोनों सेम डायमेंशन है, सब कुछ बराबर है, दोनों का सेम डायमेंशन। ये जितना लंबा है लेंथ है, इसका भी उतना ही लेंथ है, इसका जितना क्रॉस सेक्शन है, इसका भी उतना ही है, सब कुछ सेम है। बट एक कॉपर का है, एक निक्रोम का है, दोनों कंडक्टर है बट दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसके पास जो प्रॉपर्टीज होगा, इसके पास प्रॉपर्टीज होगा, वो दोनों से नहीं होगा, अलग होगा। इसीलिए इन दोनों के पास जो रेजिस्टेंस होगा अलग होगा। कहने का मतलब कॉपर के पास जो रेजिस्टेंस होगा और इसके पास जो रेजिस्टेंस होगा दोनों डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके पास जो प्रॉपर्टीज होगा, इसके पास जो प्रॉपर्टीज होगा, दोनों अलग अलग होगा। और प्रॉपर्टीज ही तो होता है कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ही तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉपर के पास जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए R1 है, RC है, और इसके पास जो रेजिस्टेंस जो है RN है। तो कहा गया है कि RN जो होगा यहाँ पे 60 टाइम RC होता है। अब यहाँ पे देखिए ना, इसके पास जो रेजिस्टेंस है, इसके पास जो रेजिस्टेंस है, दोनों अलग है, दोनों बराबर है क्या?
निक्रोम के पास जो रेजिस्टेंस जो होता है 60 टाइम्स होता है आरसी का। आप निकाल सकते हैं, बाद में हायर क्लास में निकाल सकते हैं, यहाँ पे 10th में नहीं है सब पढ़ना। क्लियर? यानी कि सिंपल इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर डिफरेंट कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि कंडक्टर का प्रॉपर्टीज को ही रेजिस्टेंस करते हैं, और डिफरेंट कंडक्टर होगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज यानी कि डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा। जैसे कॉपर निक्रोम लिए, ये दोनों का सेम डायमेंशन है बट दोनों प्रॉपर्टीज अलग होगा, क्योंकि दोनों कंडक्टर अलग होगा, इसलिए रेजिस्टेंस भी दोनों का अलग होगा। जैसे देखिए इसका आरसी है, रेजिस्टेंस इसका आरएन है, तो निक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है 60 टाइम्स ज्यादा होता है आरसी से, बट बराबर तो नहीं ना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट क्या था फैक्टर? नेक्स्ट फैक्टर था टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट फैक्टर क्या था? नेक्स्ट फैक्टर फोर्थ नंबर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंडक्टर है और इसके पास जो अभी रेजिस्टेंस जो है R है, और इस कंडक्टर के पास जो टेम्परेचर है कितना गर्म है ये, मतलब कितना हीट है ये कंडक्टर, तो ये अभी जिसके पास मतलब इस कंडक्टर के पास जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, हीट जो है, उस टेम्परेचर का मान लेते हैं T है। T क्या है? टेम्परेचर है। यानी कि सिंपल कि 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है, 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है, 20 डिग्री सेल्सियस गर्म है, यानी कि कितना गर्म है, उस गर्मी को हम टेम्परेचर से दिखा रहे हैं, यानी कि कितना हीट है ये, तो T टेम्परेचर। तो कहता है कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली डिपेंड, कोई भी कंडक्टर ले लें आप, उस कंडक्टर के टेम्परेचर पे उस रेजिस्टेंस जो होता है, उसका रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। बात समझ गए? अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, और अभी इसके पास जो टेम्परेचर है, इस कंडक्टर के पास जो टेम्परेचर है मान लीजिए T1 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी कंडक्टर को हमने क्या किया, गर्म और कर दिया, अब गर्म करके टेम्परेचर बढ़ा दिया 60 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस क्या हो गया? फिर से एक कंडक्टर है, इसके पास रेजिस्टेंस R1 है। कब R1 था? जब टेम्परेचर कंडक्टर का 30 डिग्री सेल्सियस था तब। जैसे ही मैं इस कंडक्टर को हल्का और गर्म किया, 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप ध्यान से देखिए, T1 कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर कितना कर दिया गया? 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया। यानी कि इस केस में टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी T2 इज ग्रेटर देन T1। अब इस कंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा है इस कंडक्टर के कंपेरिजन में, तो टेम्परेचर ज्यादा यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी कि R2 जो होगा R1 से ज्यादा होगा। सिंपल, अगर कंडक्टर को अगर हीट करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका, अगर हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं? अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, अभी मान लीजिए बहुत गर्म है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, इसके पास रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है। अब इसको क्या किए, थोड़ा सा गर्म, ठंडा कर दिए। क्या कर दिए? ठंडा कर दिए, यानी कि टेम्परेचर कर दिए 20 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा ठंडा कर दिए।
तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R2। अब बताना है कि रेजिस्टेंस जो R2 है R1 से कम होगा कि ज्यादा होगा। ये कंडक्टर है, कितना गर्म था, 50 डिग्री सेल्सियस था, रेजिस्टेंस कितना था R1। अब इसी कंडक्टर को हमने थोड़ा क्या कर दिया, ठंडा किया, यानी कि टेम्परेचर गिरा दिया 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा यानी कि R2 इससे कम होगा कि ज्यादा। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि T2 इज लेस देन T1। डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इट मींस R2 जो होगा लेस देन होगा R1 का, यानी कि डिक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर का। क्लियर? बट एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये कंडीशन यानी कि ये वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कंडक्टर ही पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में ही पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। दूसरे मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है, इंसुलेटर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इंसुलेटर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा, बात समझ रहे हैं। बट अगर कंडक्टर के केस में कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तभी घटेगा। दूसरे मटेरियल के लिए ये वैलिड केस नहीं है, ये वैलिड नहीं करता है, दूसरे के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट सेमीकंडक्टर के लिए इनवर्सली होता है। यानी कि अगर सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट दिस कंडीशन ओनली फॉर सेमीकंडक्टर, बट ये वाला कंडक्टर फॉर कंडक्टर, बट सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, इनवर्सली होता है। क्या होता है, इनवर्सली होता है। समझ गए अच्छे से? वेरी गुड।